नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE कक्षा 10 गणित के प्रश्न पत्र का प्रथम सेट हल करेंगे। तो वर्ष 2016 के प्रथम सेट का ये प्रश्न पत्र है CBSE का। तो इसमें पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद सेक्शन ए है प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है, आकृति 1 में O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु C पर PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि AB एक व्यास है तथा कोण CAB बराबर 30 अंश है तो कोण PCA ज्ञात कीजिए। In figure 1, PQ is a tangent at a point C to a circle with center O. If AB is a diameter and angle CAB is equal to 30 degree, find angle PCA। हमें एंगल CAB का मान 30 डिग्री दिया गया है और एंगल PCA हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एंगल ACB अर्धवृत्त पर बना कोण है, यानी सेमी सर्किल में बना हुआ कोण है, तो यह 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण यानी राइट एंगल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण आपके पास 90 और 30 हैं, तो तीसरा कोण 60 अंश यानी 60 डिग्री का होगा। अब देखिए, कोण CBA और कोण PCA ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स हैं, यानी एकांतर खंड के कोण हैं। तो एकांतर खंड प्रमेय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण PCA का मान 60 अंश होगा। तो प्रश्न का हल आप इस प्रकार से लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण देंगे, यह जो है सेमी सर्किल में बना हुआ कोण है। ट्रायंगल ACB के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर आप एंगल CAB का मान 30 लिखेंगे और ACB का मान 90 लिखेंगे और एंगल CBA आपको ज्ञात करना है। यह बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल CBA ज्ञात करेंगे तो यहाँ आएगा 60 डिग्री, तो यह एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब अल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम से एंगल PCA और एंगल CBA आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल हैं। तो PCA का मान भी 60 अंश होगा। यही प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न 2, के किस मान के लिए k धन 9, 2 के ऋण 1 और 2 के धन 7 एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। देखिए, जो AP होता है यानी जो समांतर श्रेणी होती है, उसके दो क्रमांगत पदों का अंतर समान होता है, यानी दूसरे पद और पहले पद का जो अंतर है वह तीसरे और दूसरे पद के अंतर के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A2 यानी जो दूसरा पद है वह है 2k माइनस 1 और जो पहला पद है वह है k प्लस 9। इसी प्रकार जो तीसरा पद है वह है 2k प्लस 7 और दूसरा पद है 2k माइनस 1। इसे हम हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर से माइनस है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1 से आप k को गुणा करेंगे तो -k होगा, -1 से +9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा। इसी प्रकार -1 से 2k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -2k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2k प्लस है और 2k माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2k माइनस k का मान k आएगा, -1 और -9 का मान -10 होगा। इसी प्रकार 7 + 1 का मान 8 होगा। अब हम 10 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो दाईं ओर जाने पर यह +10 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा k बराबर 8 + 10 यानी 18। यही प्रश्न का आंसर
होगा। तीसरा प्रश्न है, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। A ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder। तो हमें दिया गया है एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो हम मान लेंगे लेट AC बी द लैडर, माना AC एक सीढ़ी है और सीढ़ी का जो पाद है यह दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC। इसमें हम देखेंगे 60 डिग्री के लिए AB इसका बेस है और AC इसका कर्ण है। तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC बराबर, देखिए आधार बटा कर्ण का मान होता है cos। तो यहाँ पर एंगल है 60 अंश, तो यह बन जाएगा cos 60। तो AB अपॉन AC का मान हो जाएगा cos 60। अब cos 60 का मान होता है 1/2 और AB का मान हमें दिया है 2.5 और AC हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से AC से 1 को गुणा करेंगे और 2 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा AC इंटू 1 यानी AC, इसका मान आ जाएगा 2.5 इंटू 2 अर्थात 5 मीटर। यही सीढ़ी की लंबाई होगी। दिस इज आंसर। चौथा प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता न तो लाल रंग का है और न ही एक बेगम है। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting neither a red card nor a queen। तो जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वह कुल 52 होते हैं, तो S का मान 52 लिखेंगे। अब देखिए टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, 13 जो है चीड़ी के होंगे और 13 ईट के होंगे और जो रेड क्वींस होते हैं वे 2 होंगे और प्लेइंग कार्ड्स में टोटल क्वींस 4 होते हैं जिसमें से 2 रेड यानी लाल होते हैं। तो नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन के लिए जो प्रायिकता होगी वह 1 माइनस P होगी। अब P के लिए देखेंगे आप 26 टोटल रेड कार्ड्स हैं, 4 क्वींस हैं और उनमें से 2 रेड क्वींस को हम कम कर लेंगे और टोटल जो पत्ते हैं वह 52 हैं। तो P के स्थान पर हो जाएगा 26 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 52। 26 और 4 को जोड़ेंगे आएगा 30 में 2 कम करेंगे तो 28। तो यह मान हो जाएगा 1 माइनस 28 अपॉन 52। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 52 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 और उसमें से हम 28 को माइनस करेंगे तो यह 24 मिलेगा। तो यह मान आ जाएगा 24 अपॉन 52। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 का भाग देंगे तो 4 से डिवाइड करने पर यह 6 अपॉन 13 प्राप्त होगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में प्रश्न 5 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न 5 है, यदि द्विघाती समीकरण 2x वर्ग धन px ऋण 15 बराबर 0 का एक मूल ऋण 5 है तथा द्विघाती समीकरण p x स्क्वायर धन x धन 1 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। If -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0 and the quadratic equation p x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, find the value of k। तो हमें दिया गया है -5 जो है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 का एक रूट है। तो हम इस इक्वेशन में x के स्थान पर -5 लिखेंगे तो यह होगा 2 और x की जगह पर ऋण 5 लिखेंगे तो ऋण 5 का स्क्वायर धन p और x की जगह पर ऋण 5 ऋण 15 बराबर 0। अब ऋण 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह 25 होगा। -5 और प्लस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5p प्राप्त होगा, -15 बराबर है 0। 25 और
2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 माइनस 15 और माइनस 5p को हम दाईं ओर लेंगे। अब हम 50 में से 15 को लेस करेंगे तो 35 प्राप्त होगा और बराबर है 5p। तो यहाँ से हमें p बराबर मिल जाएगा 35/5 यानी 7। p का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे px² प्लस px प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पर दिया गया है इसके जो रूट्स है वे इक्वल है, तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर का मान 0 होता है। अब यदि हम इस समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो हमें मिलेगा a का मान p, b का मान p और c का मान k। रूट्स बराबर है तो d बराबर 0 यानी p² माइनस 4ac का मान जो है 0 होगा। b के स्थान पर हम लिखेंगे p और a के स्थान पर लिखेंगे p, c के स्थान पर हम लिखेंगे k। अब देखिए हमें p का जो मान है वह 7 प्राप्त हुआ है, तो इस p के स्थान पर हम 7 लिखेंगे तो यह बनेगा 7² माइनस 4 इंटू p यानी 7 इंटू k इक्वल टू 0। अब देखिए 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 4 इंटू 7 इंटू k करेंगे तो आएगा माइनस 28k, यह बराबर है 0। यहाँ से हम 28k को दाईं ओर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 49 इक्वल टू 28k। तो k का मान आ जाएगा 49/28। इसे हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से 49 7 टाइम और 28 4 टाइम डिवाइड होगा तो k इक्वल टू मिलेगा 7/4। दिस इज आंसर। प्रश्न 6 है, माना p तथा q a 2 और -2 तथा b ऋण 7 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस प्रकार समत्रिभाजित करते हैं कि p बिंदु a के पास है। p और q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Let p and q be the points of trisection of the line segment joining the points a and b such that p is nearer to a. Find the coordinates of p and q। तो a के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2 और -2, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -7 और 4। p और q दो बिंदु हैं जो ab को 3 समान भागों में बांटते हैं। तो प्रत्येक भाग समान है तो प्रत्येक भाग को हम 1 मान लेते हैं। अब p के लिए हम देखेंगे p से a और p से b का जो रेशियो होगा वह 1 और 2 का होगा, क्योंकि p से a की दूरी 1 है, p से b की दूरी 1-1 यानी 2 है। तो AP और PB का जो अनुपात है रेशियो है वह 1:2 होगा। अब हम p के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम अंतः विभाजक सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, इसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इस सूत्र को लगाएंगे। m1 की जगह पर हम 1, m2 की जगह पर 2, x2 की जगह पर -7, x1 की जगह पर 2, y2 की जगह पर 4 और y1 की जगह पर -2 लिखेंगे। तो हमें x कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा 1 गुणा -7 धन 2 गुणा 2 बटा m1 यानी 1 धन m2 यानी 2। इसी प्रकार हम m1y2 धन m2y1 बटा m1 प्लस m2 में मान रखेंगे। अब 1 और -7 को गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा -7 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4, 1 प्लस 2 का मान 3। इसी प्रकार 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू -2 आ जाएगा -4, 1 प्लस 2 3, -7 प्लस 4 का मान होगा -3 और अपॉन 3, तो 3 से -3 -1 टाइम कैंसिल होगा। 4 -4 का मान आएगा 0 बटा 3, 3 का भाग 0 में 0 बार जाएगा। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वह -1 और 0 प्राप्त होंगे। अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। q के लिए देखिए q से a की दूरी 1-1 यानी 2 होगी, q से b की दूरी 1 होगी। इसलिए q के लिए m1 का मान 2 और m2 का मान 1 होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q यानी q के निर्देशांक हो जाएंगे
सूत्र लागू करेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम सूत्र में मानों को रखेंगे m1 की जगह 2, x2 की जगह पर -7, m2 की जगह पर 1, x1 के स्थान पर 2, m1 2, m2 1। इसी प्रकार हम y कोऑर्डिनेट में भी मान रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, -14 प्लस 2 का मान होगा -12 अपॉन 3, 8 -2 6 अपॉन 3। अब हम 3 से -12 को डिवाइड करेंगे तो -4 टाइम और 3 से 6 2 टाइम डिवाइड होगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4 एंड 2। सातवां प्रश्न है, आकृति 2 में एक चतुर्भुज ABCD O केंद्र वाले वृत्त के परिगत इस प्रकार बनाई गई है कि भुजाएं AB, BC, CD तथा DA वृत्त को क्रमशः बिंदुओं P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध कीजिए AB धन CD बराबर BC धन DA। तो हमें दिया गया है एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि AB धन CD बराबर BC धन DA। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु A से AP और AS दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो AP बराबर AS इक्वेशन 1। इसी प्रकार BP बराबर BQ समीकरण 2, CR बराबर CQ समीकरण 3, DR बराबर DS समीकरण 4। अब हम इन चारों समीकरणों को जोड़ लेंगे बाय एडिंग 1 to 4। तो जोड़ने में क्या होगा, जो बायां पक्ष है यह एक साथ जुड़ेंगे बराबर दायां पक्ष एक साथ जुड़ेंगे। तो यह हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब हम देखेंगे AP और BP का जो योग है, AP और BP को जोड़कर कौन सी भुजा बनेगी, AB बनेगी। देखिए यदि हम AB को देखें तो यह AP और BP के योग के बराबर है। तो AP धन BP के स्थान पर हम AB लिखेंगे। इसी प्रकार CR प्लस DR के स्थान पर हम CD लिखेंगे और दाईं ओर AS और DS को एक साथ लिख लेंगे तथा BQ और CQ को एक साथ लिख लेंगे। अब बाईं ओर जो पक्षी है AB धन CD उसे हम ऐसे ही लिखेंगे। दाईं ओर यदि हम BQ धन CQ को देखें तो वह BC के बराबर है, तो BQ धन CQ की जगह पर हम BC लिखेंगे। AS और DS के योग की जगह पर हम AD लिखेंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था कि AB धन CD बराबर BC धन DA, हेंस प्रूव्ड। आठवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए बिंदु 3 0 6 4 तथा ऋण 1 3 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें दिया गया है 3 बिंदु जो है त्रिभुज के वर्टेक्स हैं, तो इनको हम क्रमशः A, B और C मान लेंगे। हमें यह दिखाना है कि ये तीनों जो शीर्ष हैं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी का सूत्र √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लागू करेंगे। तो AB जब आप ज्ञात करेंगे तो x2 6 होगा, x1 3 होगा, तो 6 ऋण 3 पूरे का वर्ग धन y2 4 और y1 0 होगा, तो 4 ऋण 0 का वर्ग। 6 में हम 3 कम करेंगे तो 3 का वर्ग 9 धन 4 में से 0 कम करेंगे तो
4 आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, 25 का जो अंडर रूट है वह 5 होगा। तो हमें भुजा AB की लंबाई 5 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम BC को ज्ञात करेंगे। इसमें भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x2 का मान यहाँ पर ऋण 1 होगा, x1 6 होगा, तो यह होगा ऋण 1 ऋण 6 पूरे का वर्ग धन y2 यानी 3 ऋण y1 अर्थात 4 का वर्ग ऋण 1 ऋण 6 हो जाएगा ऋण 7, ऋण 7 का जब वर्ग करेंगे तो वह आएगा 49, 3 माइनस 4 का मान -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। 49 और 1 को ऐड करेंगे तो 50 होगा। 50 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वह 5 वर्गमूल 2 होगा। तो √50 को हमने लिख लिया 5√2। अब हम निकालेंगे AC। तो AC के लिए x2 होगा ऋण 1, x1 होगा 3, तो ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग धन y2 3 y1 0, तो 3 ऋण 0 का वर्ग, -1 -3 का मान होगा -4 और -4 का स्क्वायर होगा 16, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो हमें दिख रहा है कि AB और AC की लंबाइयां बराबर हैं, तो यह सिद्ध हो चुका है कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। इसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम AB स्क्वायर और CA स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वह BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का मान है 5, 5 का स्क्वायर प्लस AC का मान है 5, तो यह भी होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 को हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 5√2 का होल स्क्वायर, जो कि BC के वर्ग के बराबर है। अतः दिए गए शीर्ष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। प्रश्न 9, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि इसका 25वां पद उसके 11वें पद का 3 गुना है। The fourth term of an AP is 0. Prove that the 15th term of the AP is 3 times its 11th term. तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना श्रेणी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म A है और जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है वह D है। तो श्रेणी का हमें चौथा पद दिया हुआ है जो कि 0 है, तो चौथा पद होगा A प्लस 3D, क्योंकि सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से चौथा पद होगा A धन 3D, इसका मान है 0, तो इसे हम लिख सकते हैं A बराबर -3D, इक्वेशन 1। अब हम श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करेंगे, तो 25वां पद होगा A धन 24D। अब हम A के स्थान पर -3D लिखेंगे, तो यह होगा -3D प्लस 24D, इसका मान आ जाएगा 21D। इसी प्रकार हम 11th पद का 3 गुना ज्ञात करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो 3 ही रहेगा। 11th टर्म का मान होगा A प्लस 10D। A के स्थान पर हम -3D लिखेंगे, तो यह बनेगा 3 इंटू -3D, A के स्थान पर लिखा, प्लस 10D। अब -3D प्लस 10D का मान होगा 7D, 7D से 3D को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 21D। देखिए A25 का मान आया 21D और 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म का मान भी आया 21D। तो हम कह सकते हैं कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुने के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 10, आकृति 3 में एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र तथा R त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PT तथा PS खींची गई है। यदि OP 2R है तो दर्शाइए कि कोण OTS बराबर कोण OST बराबर 30 अंश। तो हम मान लेते हैं, माना TOP का मान थीटा है। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। इससे हमें मिल जाएगा कोण OTP का मान 90
डिग्री। अब OT और OS वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो हम लिखेंगे OT बराबर OS बराबर R। अब हम जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल OTP में, तो राइट एंगल ट्रायंगल TOP में हम cos थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा के लिए जो बेस है वह OT है और OP इसका कर्ण है, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा OT अपॉन OP। अब OT का मान R है तथा OP हमें 2R दिया गया है, तो यह हो जाएगा cos थीटा बराबर OT के स्थान पर R लिखेंगे और OP के स्थान पर 2R लिखेंगे। R से R कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो cos थीटा का मान आएगा 1/2। अब cos 60 का मान 1/2 होता है, तो हम 1/2 के स्थान पर cos 60 लिखेंगे, तो यहाँ से हमें थीटा का मान 60 प्राप्त होगा। तो एंगल TOP का मान 60 डिग्री प्राप्त हुआ, तो एंगल SOP भी 60 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार हमें एंगल TOS का मान 60 + 60 यानी 120 डिग्री प्राप्त होगा। अब देखिए ट्रायंगल OTS में OT और OS दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये आपस में बराबर होंगी और हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इससे हमें मिलेगा एंगल OTS बराबर एंगल OST। त्रिभुज OTS में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी एंगल TOS प्लस एंगल OTS प्लस एंगल OST का मान 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब TOS का मान 120 हम ज्ञात कर चुके हैं, OTS को हम OTS ही लिखेंगे और OST का मान जो है वह OTS के बराबर है, तो OST के स्थान पर हम OTS लिखेंगे, यह बराबर होगा 180। OTS और OTS जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2 OTS। 120 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो यह -120 हो जाएगा। 180 में से 120 लेस करेंगे तो 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो 2 एंगल OTS का मान 60 डिग्री है, तो एंगल OTS का मान होगा 60/2 यानी 30 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना था कि OTS और OST दोनों एंगल बराबर हैं और दोनों का मान 30 डिग्री है, यही हमें सिद्ध करना था। 11वां प्रश्न है, आकृति 4 में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB 13 सेमी है तथा AC 12 सेमी है। BC को मिलाया गया है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमने 3.14 लेना है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस सेमी सर्कल के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को कम कर लेंगे, जिससे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे एंगल ACB। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है, इसलिए यह 90 डिग्री का होगा। तो हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। अब आपको इस त्रिभुज में AC की लंबाई 12 सेमी दी गई है और AB की लंबाई 13 सेमी दी गई है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम BC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। यहाँ पर AC का मान 12 है, AB का मान 13 है। इसे हम हल करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर आपको 25 प्राप्त होगा, यानी BC बराबर हमें 5 प्राप्त होगा। तो BC का मान 5 सेंटीमीटर होगा। अब जो सर्कल का रेडियस है वह AB का हाफ यानी आधा होगा। तो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू OA या OB जो कि AB का आधा होगा, अर्थात 13/2 होगा। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई R स्क्वायर और ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हाफ
को हम ऐसे ही लिखेंगे, पाई के स्थान पर हमें 3.14 लिखना है और वृत्त का रेडियस 13/2 है, तो 13/2 का वर्ग ऋण त्रिभुज का जो आधार है वह 5 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वह 12 सेमी है। तो यहाँ पर 2 से 12 6 बार कटेगा और इसे हम लिखेंगे 3.14 गुणा 13 का वर्ग होगा 169, 2 का वर्ग होगा 4, 4 से आप 2 को गुणा करेंगे 8, इन दोनों को हम गुणा करेंगे और 8 का भाग देंगे तो हमें 66.33 प्राप्त होगा। ऋण 30, 66.33 में से 30 को घटाएंगे तो 36.33 वर्ग सेमी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। 12वां प्रश्न है, आकृति 5 में एक टेंट बेलन के ऊपर लगे उसी व्यास वाले शंकु के आकार का है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 3 मीटर है तथा शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। टेंट को बनाने में लगे कैनवास का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि कैनवास का भाव ₹500 प्रति वर्ग मीटर है और पाई का मान आपको 22/7 लेना है। हमें दिया गया है बेलन और शंकु दोनों का व्यास 3 मीटर है, तो दोनों की जो त्रिज्या यानी रेडियस होगी वह 3/2 होगी और बेलन की जो हाइट है वह 2.1 है तथा जो कोण है, कोण की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। हमें इस टेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो टेंट आपको दिख रहा है उसमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस यानी बेलन का वक्रपृष्ठ तथा कोन का कर्व्ड सरफेस यानी शंकु का वक्रपृष्ठ है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh और शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है πRL। इन दोनों में हम पाई और r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2h प्लस l। अब पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r 3/2 है, h 2.1 है, l 2.8 है। इसे हम हल करेंगे तो यह 33 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हमें टेंट बनाने में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात करना है। जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमें ₹500 दिया गया है, तो हमारे पास जो टेंट है उसके लिए कुल कैनवास 33 मीटर स्क्वायर है। तो 33 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ जाएगा 33 × 500 अर्थात 16,500 रुपये। आंसर। 13वां प्रश्न है, यदि बिंदु P XY बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है तो सिद्ध कीजिए कि BX बराबर AY। तो हमें दिया गया है एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। उस बिंदु से समान दूरी पर बिंदु A और B स्थित है। A के निर्देशांक A प्लस B और B माइनस A है तथा B के निर्देशांक A माइनस B और A प्लस B है। हमें सिद्ध करना है BX बराबर AY। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है P A और B से समान दूरी पर है अर्थात PA बराबर PB। इसके हम दोनों ओर वर्ग कर लेंगे तो यह हो जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब हम PA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर को लागू करेंगे तो PA का मान आएगा √a + b - x होल स्क्वायर प्लस b - a - y होल स्क्वायर। फिर उसका आप स्क्वायर करेंगे तो √ का चिन्ह हट जाएगा। इसी प्रकार PB का मान हम ज्ञात करेंगे। PB का मान आएगा √a - b - x होल स्क्वायर प्लस a + b - y होल स्क्वायर और बाहर से PB का स्क्वायर है तो √ का चिन्ह हट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इसमें हम x - y होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। तो x के स्थान पर a + b है, y के स्थान पर x है तो यह हो जाएगा a + b का स्क्वायर प्लस
एक्स का स्क्वायर माइनस 2x यानी a प्लस बी, y यानी x। इसी प्रकार हम दूसरे पद में भी वही सूत्र लगाएंगे और बराबर के बाद भी वही सूत्र लगाएंगे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर के बाईं ओर भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर के दाईं ओर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर बाईं ओर भी है, एक्स स्क्वायर दाईं ओर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। b माइनस ए होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का मान समान होगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हमारे पास बचा ऋण 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2b माइनस ए वाई बराबर ऋण 2a माइनस बी एक्स ऋण 2a प्लस बी वाई। अब हम x वालों को एक तरफ करेंगे तो ऋण 2a ऋण b x जब हम बाईं ओर ले जाएंगे तो यह धन 2a माइनस बी एक्स बनेगा, बराबर के दाईं ओर ऋण 2a प्लस बी इंटू वाई और बाईं ओर से ऋण 2b माइनस ए इंटू वाई को जब हम दाईं ओर लाएंगे तो यह धन 2b माइनस ए इंटू वाई बनेगा। अब इन दोनों पदों में देखिए 2 और x कॉमन है तो हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो पहले पद में बचेगा ऋण a ऋण और धन ऋण b धन a ऋण b। इसी प्रकार बराबर के दाईं ओर 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ऋण a ऋण b धन b ऋण a। ऋण a और धन a कैंसिल, ऋण b धन b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा ऋण b यानी ऋण 2b ऋण a यानी ऋण 2a और ऋण 2b के साथ x है, ऋण 2a के साथ y है। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा bx बराबर ay। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 14, आकृति 6 में दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी तथा 14 सेमी हैं के बीच घिरे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि कोण AOC बराबर 40 अंश है, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो हमें दिया गया है केंद्र कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। तो हम मान लेते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर और थीटा दोनों के लिए 40 डिग्री है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जो बड़े वाले वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड है यानी ये पूरा भाग, उसमें से हम जो छोटे वाले वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड यानी इस वाले भाग को घटा लेंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 360 ऋण थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड के लिए कैपिटल आर लेंगे और छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड के लिए हम स्मॉल आर लेंगे। थीटा दोनों त्रिज्यखंडों के लिए 40 डिग्री है। अब इन दोनों में 360 ऋण थीटा बटा 360 और पाई कॉमन होगा तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे थीटा की जगह 40, कैपिटल आर की जगह 14, स्मॉल आर की जगह 7 और पाई की जगह 22/7। इसे हम हल कर लेंगे तो यह आएगा 1232 बटा 3, 3 का भाग 1232 में देंगे तो आएगा 410.67 और मात्रक आएगा वर्ग सेमी। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न 15, यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग में 7n धन 1 अनुपात 4n धन 27 का अनुपात है तो mवे पदों में अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल टू 7n+1 एंड 4n+27। आपने दोनों एपीच के mth टर्म्स का रेशियो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे फर्स्ट एपी के लिए जो प्रथम पद है वह कैपिटल ए है
और जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर है वह कैपिटल डी है। इसी प्रकार जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर स्मॉल डी है। हमें दिया गया है प्रथम एपी के n पदों का सम और दूसरे एपी के n पदों का सम, इनका रेशियो यानी बटा 7n+1 और 4n+27। अब जो Sn का सूत्र होता है वह होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहली श्रेणी के लिए हम a के स्थान पर कैपिटल A और दूसरी के लिए हम a के स्थान पर स्मॉल a लिखेंगे। इसी प्रकार पहली श्रेणी के कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल D और दूसरे के कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे। n/2 से n/2 कैंसिल होगा। अब बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिस वन। हमें mth टर्म्स का रेशियो ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम n के स्थान पर 2m-1 रखेंगे। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम 2m-1 लिखेंगे। अब यहाँ -1 और -1 -2 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी -1 और -1 -2 हो जाएगा और दाईं ओर 7 से हम 2m-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 14m-7 प्राप्त होगा। प्लस 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में हम 4 से 2m-1 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 27 को वैसे ही लिखेंगे। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा a और इसमें बचेगा m-1। इसी प्रकार नीचे भी a प्लस m-1 इंटू डी बचेगा। दाईं ओर -7 प्लस 1 -6 -4 प्लस 27 प्लस 23 होगा। 2 से 2 कैंसिल। अब आपने एपी के nth टर्म का सूत्र पढ़ा होगा। nth टर्म का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए हमें a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस m-1 इंटू डी प्राप्त हुआ है। तो यह पहली श्रेणी का mth टर्म होगा और डिनोमिनेटर में दूसरी श्रेणी का mth टर्म होगा। तो न्यूमरेटर को हम mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी पहली श्रेणी का mवां पद लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम mth टर्म ऑफ सेकंड एपी दूसरी समांतर श्रेणी का mवां पद लिखेंगे। यह बराबर हमें मिलेगा 24m-6 अपॉन 8m+23। इसे हम रेशियो में यानी अनुपात में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 16 x के लिए हल कीजिए। आपको प्रश्न दिया गया है और आपने x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बाईं ओर LCM लेंगे। तो LCM के लिए देखेंगे आप x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है। तो इनका जो LCM आएगा वह x-1, x-2 और x-3 होगा। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है x-1, x-2, x-3 में हम x-1, x-2 का भाग देंगे। तो x-1 से x-1 और x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x-3। तो x-3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा x-3। इसी प्रकार दूसरे पद के डिनोमिनेटर का भाग हम LCM में देंगे तो वह x-1 टाइम जाएगा। तो x-1 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 होगा। x और x जुड़ेंगे तो 2x ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4 और डिनोमिनेटर में हम x-1, x-2 और x-3 को ऐसे ही लिखेंगे। बराबर 2/3 भी ऐसे ही रहेगा। अब 2x ऋण 4 में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x ऋण 2। x ऋण 2 से x ऋण 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें त्रियक गुणा करेंगे तो x-1 और x-3 1 के साथ गुणा होगा, 3 इस 1 के साथ गुणा होगा तो बचेगा x-1 इंटू x-3 बराबर 3 1 is 3। अब हम x-1 से x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को दाईं ओर से बाईं ओर लाएंगे तो यह -3 हो जाएगा। बराबर दाईं ओर 0 बचेगा। -3x और -x का मान -4x होगा। +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे। बराबर 0। अब हम
इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें दो फैक्टर्स प्राप्त हुए हैं, पहला है x, दूसरा है x माइनस 4। तो x का पहला मान हो जाएगा x इक्वल टू 0 और दूसरा मान हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 अर्थात x इक्वल टू 4। तो x के दो मान हमें प्राप्त हुए 0 एंड 4। 17 एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 24 सेमी है पानी से पूरा भरा है। उस पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है में डाल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन में कितनी ऊंचाई तक पानी भर जाएगा? हमें दिया गया है 5 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी ऊंचाई का एक शंकु यानी कोन है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलन यानी सिलेंडर में खाली किया जाता है। इस सिलेंडर में यह पानी कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा यह हमसे पूछा गया है और आपको बेलन की जो त्रिज्या है वह 10 सेमी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो पानी शंकु में है वही पानी बेलन में डाला गया है। तो शंकु का जो आयतन आएगा, वॉल्यूम आएगा, वह बेलन में डाले गए पानी के आयतन यानी वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बेलन में जो पानी भरा है उसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा अर्थात पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह हम 22/7 और बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 10 और बेलन में कितना पानी भरा हुआ है उसको हमने मान लिया है h। 1/3 पाई की जगह 22/7 और शंकु की त्रिज्या हमें दी गई है 5, ऊंचाई दी गई है 24। 22/7 और 22/7 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 24 8 बार कटेगा। h बराबर आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 8 बटा 10 गुणा 10। इन्हें हम गुणा करेंगे तो आएगा 200। 10 और 10 को गुणा करेंगे 100। 100 का भाग 200 में 2 बार जाएगा। तो अतः बेलन में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वह पानी भरेगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 18 12 सेमी व्यास वाला एक गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें कुछ पानी भरा है। यदि गोला पूर्णतया पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर 3 सही 5/9 सेमी ऊंचा उठ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम प्रश्न को समझते हैं। हमें दिया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। हमें इस बर्तन का डायमीटर यानी व्यास ज्ञात करना है और दिया गया है कि इस बर्तन में एक 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को डाला जाता है। वह गोला इस बर्तन में पूर्णतया डूब जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव का जो तल है वह ऊंचा उठ जाता है। तो गोले को जब हम इस पानी में डालेंगे तो पानी का स्तर कुछ ऊपर आ जाता है जिसकी ऊंचाई 3 सही 5/9 सेमी है। हमें दिया गया है डुबोए गए गोले का व्यास 12 सेमी है तो उसकी त्रिज्या r बराबर आ जाएगी 12/2 यानी 6 सेमी। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से डुबाए गए ठोस का आयतन बराबर ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन। तो ठोस के द्वारा जो द्रव हटाया गया है उसका आयतन एक बेलन होगा जिसकी ऊंचाई 3 सही 5/9 होगी और त्रिज्या इस बेलन के बराबर होगी। तो इस बेलन की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से आ जाएगा ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन बराबर ठोस यानी गोले का आयतन। अब द्रव जो है बेलन यानी सिलेंडर में भरा हुआ है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पर जो द्रव ठोस के डालने से द्रव का स्तर उठा है वह होगा यानी 3 सही 5/9 अर्थात 32/9 होगा और डुबोए गए ठोस यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसे हल करेंगे, दोनों ओर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है तो इसको हम r ही लिखेंगे और h के स्थान पर हम 32/9 लिखेंगे तथा स्मॉल r यानी गोले की त्रिज्या 6 सेमी है, r क्यूब है तो हम 6 को 3 बार गुणा करेंगे। इसे हम हल करेंगे तो r स्क्वायर बराबर होगा 4/3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6
32/9 जब दाएं ओर जाएगा तो यह 9/32 हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो यह 81 आएगा। तो r स्क्वायर का मान 81 है, तो r बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 यानी 9 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का व्यास यानी डायमीटर ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या की जगह हम 9 लिखेंगे, तो 2 गुणा 9 यानी 18 सेमी बेलन का व्यास होगा। प्रश्न 19, एक व्यक्ति एक जलयान के डेक जो पानी के स्तर से 10 मीटर ऊंचा है से एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के तल का अवनमन कोण 30 अंश पाता है। पहाड़ी से जलयान की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया AB जो है जलयान का डेक है और CD पहाड़ है। हमें दिया गया है कि जो जलयान का डेक है उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, इसके टॉप में कोई आदमी खड़ा है, वह पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश और पहाड़ के पाद यानी फुट का अवनमन कोण 30 अंश पाता है। हमें ज्ञात करना है पहाड़ की ऊंचाई और पहाड़ से डेक की दूरी अर्थात CE और BC हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से आ जाएगा tan 30 बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BC। tan 30 का मान होता है 1/√3। AB हमें ज्ञात है 10 मीटर, BC हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे, BC 1 के साथ गुणा होगा, 10 वर्गमूल 3 के साथ गुणा होगा, तो हमें मिलेगा BC बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर। इसे आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप वर्गमूल 3 की जगह 1.73 रखें तो BC बराबर आ जाएगा 10 गुणा 1.73 यानी 17.3 मीटर। तो यह पहाड़ से जलयान की दूरी होगी। पुनः हम जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल ADE में, यहाँ से हम ED अपॉन AD करेंगे अर्थात tan 60 का मान ज्ञात करेंगे। ED या D बटा AD, tan 60 का मान होगा वर्गमूल 3, D हमें ज्ञात नहीं है और AD जो है BC के बराबर होगा। BC हम ज्ञात कर चुके हैं tan√3, तो AD के स्थान पर हम tan√3 लिखेंगे। अब यहाँ से tan√3 के साथ जाएगा तो D बराबर मिलेगा 10 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो यह वर्गमूल 9 यानी 3 प्राप्त होगा। 3 गुणा 10 करेंगे तो यह 30 मिलेगा। अब हमें पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए AB और CD आपस में बराबर होंगे और D हम ज्ञात कर चुके हैं 30 मीटर। तो पहाड़ की ऊंचाई आ जाएगी 30 धन 10 अर्थात 40 मीटर। प्रश्न 20, 3 विभिन्न सिक्के एक साथ उछाले गए, निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 पट। 3 different coins are tossed together. Find the probability of getting exactly 2 heads, at least 2 heads, at least 2 tails। तो जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हमारे सामने कुल परिणाम इस प्रकार से हो सकते हैं। तीनों सिक्कों में हेड आ सकता है, या 2 सिक्कों में हेड, एक में टेल, या एक में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, या पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में हेड, या पहले दूसरे में टेल तीसरे में हेड, अथवा पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल, या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में टेल, अथवा तीनों सिक्कों में टेल हो सकता है। तो कुल जो परिणाम होंगे उनकी संख्या 8 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 8। कुल परिणामों की संख्या बराबर 8। पहला भाग हमसे पूछा गया है एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रायिकता, यानी केवल 2 चित्त होने की प्रायिकता। कुल परिणामों में से एग्जैक्टली 2 हेड वाले परिणाम हैं हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी।
इसलिए इसकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी 3/8। पहला उत्तर यह होगा। इसी प्रकार कम से कम 2 हेड होने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 हेड के लिए देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो इसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है और कुल संभव परिणामों की संख्या 8 ही होगी। तो कम से कम 2 हेड के लिए जो प्रायिकता है वह आ जाएगी 4/8, यानी 1/2। तीसरा हमसे पूछा गया है एटलीस्ट 2 टेल्स। तो एटलीस्ट 2 टेल्स के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या है 1, 2, 3, 4 और कुल संभव परिणामों की संख्या 8 ही होगी। इसलिए कम से कम 2 टेल्स आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/8, यानी 1/2। प्रश्न पत्र का अंतिम सेक्शन है डी। प्रश्न संख्या 21 से 31 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। 21वां प्रश्न है, किसी राज्य में भारी बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए। 50 विद्यालयों ने मिलकर राज्य सरकार को 1500 टेंट लगाने के लिए स्थान तथा कैनवास देने का प्रस्ताव किया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय बराबर का अंशदान देगा। प्रत्येक टेंट का निचला भाग बेलनाकार है, जिसके आधार की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। प्रत्येक टेंट का ऊपरी भाग शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर है। यदि टेंट बनाने वाले कैनवास का मूल्य 120 प्रति वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक विद्यालय द्वारा कुल व्यय में अंशदान ज्ञात कीजिए। और आपसे प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न द्वारा कौन सा मूल्य जनित होता है, और पाई आपको 22/7 लेना है। तो टेंट जो बनना है वह कुछ इस तरह से बनना है, नीचे से उसमें जो है बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होगा और ऊपर से शंक्वाकार होगा। बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या r बराबर 2.8 होगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 3.5 है और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है। तो सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होगी वर्गमूल h² प्लस r स्क्वायर। तो शंकु की ऊंचाई h है 2.1 मीटर, इसका वर्ग धन त्रिज्या है 2.8 मीटर। 2.1 का वर्ग करेंगे तो 4.41 होगा और 2.8 का वर्ग करेंगे तो 7.84 होगा। इसे हम जोड़ेंगे तो 12.25 आएगा। 12.25 का वर्गमूल 3.5 होगा। अब हमें देखना है कि इस टेंट को बनाने में कुल कितना कैनवास लगेगा। तो इसके लिए जो कैनवास है वह बेलन के वक्र पृष्ठ में और शंकु के वक्र पृष्ठ में लगा हुआ है। तो हम निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। इन दोनों में हम πr कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2h प्लस L। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, R की जगह है 2.8 और H की जगह 3.5 तथा L की जगह भी 3.5 ही लिखेंगे। इसे हम हल कर लेंगे तो यह 92.4 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अब बच्चों के द्वारा टोटल 1500 टेंट्स बनाए जाने हैं। तो एक टेंट के लिए 92.4 वर्ग मीटर कैनवास की जरूरत होती है। तो टोटल 1500 टेंट्स के लिए कैनवास की आवश्यकता होगी 1500 गुणा 92.4। इसे गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1,38,600 वर्ग मीटर। अब हमें दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 120 रुपया है। तो कुल कैनवास का क्षेत्रफल है 1,38,600। तो 1,38,600 वर्ग मीटर का खर्च आ जाएगा 1,38,600 गुणा 120 रुपया। इसे हम गुणा कर लेंगे तो यह 1,66,32,000 रुपया होगा। अब देखिए जो टोटल स्कूल है वो है 50
तो हर स्कूल के द्वारा बराबर अंशदान दिया जाना है। तो कुल रुपया आपको इतना पेड करना है। कुल विद्यालय है 50, तो इस धनराशि को हम 50 विद्यालयों में बांटेंगे। तो प्रत्येक विद्यालय का जो शेयर है वह होगा 1,66,32,000 बटा 50 का इसमें आप भाग देंगे तो यह आएगा 3,32,640 रुपये। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 22, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। Prove that the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो हमें दिया गया है O केंद्र वाला एक सर्किल है। इस पर बाह्य बिंदु P से PT और PS दो टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि PT और PS आपस में बराबर हैं। अब हम रचना करेंगे। O से T को, P को और S को मिलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम ट्रायंगल OTP और OS P में आएंगे। इसमें OT और OS आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा OP जो है ऊपर वाले त्रिभुज की भी भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की भी भुजा है, अर्थात OP बराबर OP कारण देंगे उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों में कॉमन है। तीसरा देखिए त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो यह कोण 90 का होगा, यह कोण भी 90 का होगा, यानी एंगल OTP इक्वल एंगल OS। तो समकोण त्रिभुज में RHS संबंध से त्रिभुज OTP और त्रिभुज OSP सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो CPCT से PT और PS आपस में बराबर होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। 23वां प्रश्न है 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनके बीच का कोण 60 अंश है। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेमी। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्किल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। उस वृत्त पर कोई भी एक त्रिज्या प्रदर्शित करेंगे। इस त्रिज्या पर हम 120 अंश का एक कोण बनाएंगे क्योंकि हमने स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 अंश बनाना है। तो 60 का संपूरक 120 होता है, यानी 60 में 120 जोड़कर 180 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो इस स्पर्श बिंदु पर हम 90 अंश का एक कोण बनाएंगे। तो 90 अंश के कोण को आप प्रोटेक्टर या कंपास की मदद से बनाएंगे। तो 90 अंश का यह कोण बनेगा। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी आप 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये दोनों एंगल एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगे वह बाह्य बिंदु होगा और बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होंगी PA और PB होंगी। आप देखेंगे कि इनके बीच का कोण 60 अंश है। तो इस प्रकार से आप इन दो स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। प्रश्न 24 आकृति 7 में दो समान त्रिज्या के वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' है परस्पर बिंदु X पर स्पर्श करते हैं। O' बढ़ाने पर O' केंद्र वाले वृत्त को बिंदु A पर काटता है। बिंदु A से O केंद्र वाले वृत्त पर AC एक स्पर्श रेखा है तथा O'D परपेंडिकुलर AC है। DO' अपॉन CO का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दो वृत्त दिए गए हैं जो एक दूसरे को बिंदु X पर स्पर्श करते हैं और AC O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। आपने DO' बटा CO का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर वह स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो यह कोण 90 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे एंगल ACO इक्वल 90 डिग्री कारण देंगे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। अब हम आएंगे ट्रायंगल AO'D और AOC में।
तो दोनों में यह कोण कॉमन है, तो आप लिखेंगे एंगल OD इक्वल एंगल OAC। दूसरा, यह एंगल हमें 90 दिया है और यह एंगल 90 होगा, अभी हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। एंगल ADO बराबर आ जाएगा एंगल ACO। ADO और ACO भी आपस में बराबर होंगे। तो समरूपता की एंगल कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AO डैश और AO का अनुपात DO डैश और CO के बराबर होगा। आपको दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान दे रखी है, माना इनकी त्रिज्या R है, तो O डैश से लेकर A तक की दूरी R आएगी, O डैश से X तक भी R होगी, O से X तक भी R होगी। तो आप देखेंगे O डैश A का मान R है और OA का मान R प्लस R प्लस R यानी 3R होगा। तो AO डैश के स्थान पर हम R लिखेंगे और AO के स्थान पर 3R लिखेंगे। R से R कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो DO डैश बटा CO का मान 1/3 प्राप्त हुआ। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 25, X के लिए हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बाईं ओर x प्लस 1 x प्लस 2 LCM लेंगे। x प्लस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और दाएं साइड हम 4/x-4 को वैसे ही लिखेंगे। अब 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 से x को गुणा करने पर 2x और 1 को गुणा करने पर 2 होगा। x धन 1 और x धन 2 को गुणा करने पर x स्क्वायर धन 2x धन x धन 2 होगा। उसके बाद 2x और x जुड़ जाएंगे, यह 3x बनेगा और यहाँ x और 2x जुड़ेंगे तो यह 3x होगा। 2 और 2 जुड़ेंगे तो 4 होगा। अब हम यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे x धन 4 3x धन 4 के साथ और 4x स्क्वायर धन 3x धन 2 के साथ गुणा होगा। तो 4 से इसे गुणा करेंगे तो 3x धन 4 और x धन 4 को गुणा करने पर गुणनफल 3x स्क्वायर धन 12x धन 4x धन 16 प्राप्त होगा। और अब हम दाईं ओर के सभी पदों को बाईं ओर ले जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा और 4 से इधर गुणा कर लेंगे। फिर आप देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का मान x स्क्वायर होगा। धन 12x ऋण 12x कट जाएंगे, बचेगा ऋण 4x धन 8 और ऋण 16 का मान ऋण 8 होगा और बराबर के दाईं ओर 0 है। अब हम इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपको a के स्थान पर 1, b ऋण 4 और c ऋण 8 प्राप्त होगा। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम मान रखेंगे तो यह 48 प्राप्त होगा। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हमने d लिख लिया है तो माइनस b के जगह पर माइनस 4 है और d का मान 48 प्राप्त हुआ है। a का मान 1 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 का मान 4√3 होगा और 2 into 1 का मान 2 होगा। अब यहाँ हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 धन वर्गमूल 3 बटा 2, 2 से 4 2 बार कटेगा तो x बराबर आएगा 2 into 1 प्लस माइनस √3। तो एक बार हम धन को ले लेंगे और एक बार ऋण को ले लेंगे तो x के आपको 2 मान प्राप्त होंगे। प्रश्न 26, भूमि के एक बिंदु x से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक अन्य बिंदु y जो बिंदु x से 40 मीटर ऊर्ध्वाधर रूप में ऊंचा है से शिखर Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। दिया है वर्गमूल 3 बराबर 1.73। तो सबसे पहले आप इसका एक चित्र बना लेंगे। उन्नयन कोण है वह 60 अंश का है और 40 मीटर ऊपर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 45 अंश का है। xy आपको 40 दिया है तो pr भी 40 होगा। rq को हम x मान लेते हैं तो हमें मीनार PQ की ऊंचाई और px ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल QPX में आएंगे, यहाँ से हम QP अपॉन XP करेंगे तो यह 10 60 के बराबर होगा। QP का मान 40 प्लस x है,
एक्स पी को हम एक्स पी ही लिखेंगे। तो यह समीकरण 1 हुआ। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर वाई में जाएंगे। क्यू आर बटा वाई आर बराबर होगा tan 45। tan 45 का मान 1 होता है और वाई आर की जगह पर हम एक्स पी लिखेंगे क्योंकि वाई आर और एक्स पी आपस में बराबर होंगे, और क्यू आर की जगह पर हम x लिखेंगे क्योंकि क्यू आर को हमने x माना है। तो यहाँ से x ज्ञात करेंगे तो x बराबर आ जाएगा एक्स पी। समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान एक्स पी हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x की जगह पर हम एक्स पी लिखेंगे और एक्स पी से वर्गमूल 3 गुणा हो जाएगा तो यह बनेगा 40 धन एक्स पी बराबर एक्स पी अंडर रूट 3। एक्स पी वालों को एक तरफ करेंगे तो यह मिलेगा 40 बराबर अंडर रूट 3 एक्स पी माइनस एक्स पी। इन दोनों में हम एक्स पी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो यहाँ से एक्स पी बराबर हो जाएगा 40 अपॉन वर्गमूल 3 ऋण 1। अब हम इसके हर का प्रमेयकरण करेंगे। इसके लिए वर्गमूल 3 ऋण 1 का कंजुगेट वर्गमूल 3 धन 1 से हम अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। वर्गमूल 3 ऋण 1 से वर्गमूल 3 धन 1 को गुणा करने पर यह वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग यानी 3 ऋण 1 अर्थात 2 प्राप्त होगा। 2 से 40 20 बार कटेगा तो एक्स पी का मान आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 धन 1। अंडर रूट 3 की जगह हम 1.732 लिखेंगे और इसे हल कर लेंगे तो यह 54.64 मीटर प्राप्त होगा। अब जो पी क्यू है उसकी ऊंचाई x धन 40 है और x का मान x पी के बराबर है तो x की जगह पर हम 54.64 लिखेंगे और इसे 40 में जोड़ लेंगे तो यह 96.64 मीटर आएगा। तो PQ की जो ऊंचाई हुई 96.64 मीटर होगी और दूरी PX का मान 54.64 मीटर होगा। प्रश्न 27। एक सीधी रेखा में स्थित घरों पर 1 से 49 तक की संख्याएं क्रमानुसार अंकित हैं। दर्शाइए कि इन अंकित संख्याओं में एक ऐसी संख्या x अवश्य है कि x से पहले आने वाले घरों पर की अंकित संख्याओं का योग x के बाद आने वाली अंकित संख्याओं के योग के बराबर है। The houses in a row are numbered consecutively from 1 to 49 so that there exists a value of x such that sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to sum of numbers of houses following x। तो हमें एक AP प्राप्त होगी जो कि 1 से लेकर 49 तक की होगी। तो इसमें पहला पद A बराबर 1 होगा, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस 1 होगा और इसका अंतिम पद AN 49 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SX-1 का मान S49 माइनस SX होगा। अब हम सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से हम SX-1 का मान ज्ञात करेंगे तो यह x-1/2 2A n की जगह पर x-1 -1 इंटू D होगा। इसी प्रकार S49 का मान 49/2 2A प्लस 49 - 1 यानी 48 D होगा और SX का मान x/2 2A प्लस x-1 इंटू D होगा। तो 2 2 और 2 सब में कैंसिल हो जाएगा और इसमें हम A की जगह पर 1 और D की जगह पर भी 1 लिखेंगे तो यह मान प्राप्त हो जाएगा x-1 2 प्लस -1 -2 होगा तो यह x-2 हो जाएगा। बराबर के दाएं ओर 49 2 इंटू 1 2 प्लस 48 इंटू 1 48 माइनस x वैसे ही रहेगा 2 इंटू 1 2 प्लस x-1 इंटू D की जगह पर 1 लिखेंगे तो x-1। इसे हम हल कर लेंगे तो हल करने पर बराबर के बाईं ओर x² माइनस x आएगा और बराबर के दाईं ओर 2450 ऋण x² ऋण x होगा। अब हम ऋण x² ऋण x को दाईं ओर से बाईं ओर ले जाएंगे तो यह धन x² धन x होगा। x² और x² जुड़ेगा 2x² ऋण x और धन x कैंसिल हो जाएंगे तो 2x² का मान 2450 होगा। तो x² बराबर हो जाएगा 2450 बटा 2 यानी 1225। दोनों ओर हम वर्गमूल कर लेंगे तो x² का वर्गमूल x होगा
और 1225 का वर्गमूल 35 होगा। इस प्रकार x का मान हमें 35 प्राप्त हुआ, तो प्रश्न का उत्तर भी 35 ही होगा। प्रश्न 28, आकृति 8 में एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B तथा C है। एक रेखाखंड D भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D व E पर इस प्रकार काटता हुआ खींचा गया है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर 1/3 है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा उसकी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से तुलना कीजिए। तो हमें AD और AB का अनुपात 1:3 दिया गया है, यानी AD 1 है तो A से लेकर B तक 3 है। इसी प्रकार AE और AC का अनुपात भी 1:3 है। तो A से D तक 1 है, A से B तक 3 है, तो D से B तक कितना होगा? 3 ऋण 1 यानी 2। तो आपको AD अनुपात BD का मान 1:2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार AE अनुपात EC का मान भी 1:2 प्राप्त होगा। अब हम बिंदु D और E के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 धन m2, और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 धन m2। D के लिए m1 होगा 1, m2 होगा 2, x1 4, y1 6, x2 1, y2 5। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो D के कोऑर्डिनेट्स आपको 3 और 17/3 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार E के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए m1 1, m2 2, x1 y1 4 और 6, x2 y2 7 और 2 होंगे। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और इसे हल करेंगे तो यह 5 और 14/3 आएगा। अब हमें A, D और E तीनों के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात हो चुके हैं। अब हम एरिया ऑफ ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 को लगाएंगे। तो x1 y1 A के निर्देशांक होंगे, x2 y2 D के होंगे और x3 y3 E के निर्देशांक होंगे। और सूत्र में हम मान रखेंगे, इसे हल करेंगे तो यह 5/6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए भी हम इसी सूत्र को लागू करेंगे और A के निर्देशांक x1 y1, B के x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 होंगे। इसमें हम मान रखेंगे और हल करेंगे तो यह 15/2 वर्ग मात्रक प्राप्त होगा। अब हमसे त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात भी पूछा गया है। तो ADE का जो एरिया आया वह 5/6 प्राप्त हुआ और ABC का क्षेत्रफल 15/2 प्राप्त हुआ। तो 5/6 बटा 15/2 करेंगे, बटा को गुणा में बदलेंगे तो यह 2/15 हो जाएगा। 5 से 15 3 बार, 2 से 6 3 बार कटेगा तो ऊपर बचेगा 1 गुणा 1 यानी 1, नीचे 3 गुणा 3 यानी 9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 प्राप्त हुआ। प्रश्न 29, संख्याओं 1, 2, 3 तथा 4 में से कोई संख्या x यादृच्छा चुनी गई तथा संख्याओं 1, 4, 9 तथा 16 में से कोई संख्या y यादृच्छा चुनी गई। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, x तथा y का गुणनफल 16 से कम है। तो जो x हो सकता है वह 1, 2, 3 या 4 में से कोई एक हो सकता है और जो y हो सकता है वह 1, 4, 9 या 16 में से कोई एक हो सकता है। तो x के लिए जो वेज है वह 4 होंगे। इसी प्रकार y के लिए भी कुल परिणाम 4 होंगे। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ x इंटू y। x गुणा y के लिए 4 गुणा 4 यानी 16। हमें देखना है 16 से कम गुणनफल प्राप्त होने के लिए परिणाम। तो 16 से कम जो प्रोडक्ट है वह इन केसों में हो सकता है 1 गुणा 1, 1 गुणा 4, 1 गुणा 9, 2 गुणा 1, 2 गुणा 4, 3 गुणा 1, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 1। और इससे अधिक केस में जो है 16 से अधिक इनका प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये कुल वेज हो रहे हैं 8। तो अब देखिए
अनुकूल परिणामों की संख्या है 8 और कुल परिणामों की संख्या है 16, इसलिए गुणनफल 16 से कम होने की प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी 8/16 अर्थात 1/2। प्रश्न 30, आकृति 9 में ओ केंद्र वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड OAP दर्शाया गया है जिसका केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। AB वृत्त की त्रिज्या OA पर लंब है जो OP के बढ़ाने पर बिंदु B पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि रेखांकित भाग का परिमाप r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180-1 है। तो आपको दिया गया है O केंद्र वाला कोई वृत्त है और OAP इसका एक त्रिज्यखंड है जो कि केंद्र पर थीटा कोण बनाता है और AB जो है OA पर लंब है, AB परपेंडिकुलर टू OA और OP को आगे बढ़ाने पर यह B पर मिलता है। आपने रेखांकित भाग का परिमाप ज्ञात करना है, तो हमें छायांकित भाग का पेरीमीटर यानी परिमाप ज्ञात करना है जो कि AB धन PB धन आर्क PA की लंबाइयों के योग के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर हमें AB, PB और PA की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम आर्क AP की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई r। 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम, तो इसकी AP की लंबाई आ जाएगी थीटा बट्टा 180 गुणा पाई r। अब हमें AB और PB की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल OAB में, यहाँ हम करेंगे AB बटा OA। तो AB बटा OA यानी लंब बटा आधार, यह होता है tan थीटा। यहाँ से आप AB ज्ञात करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा OA इंटू tan थीटा। OA जो है वृत्त की त्रिज्या है जो कि R होगा, तो OA की जगह हम R लिखेंगे तो AB का मान आ जाएगा R tan थीटा। पुनः हम राइट एंगल ट्रायंगल OAB में जाएंगे, यहाँ से OB अपॉन OA करेंगे तो OB जो है कर्ण है, OA आधार है, कर्ण बटा आधार होता है sec थीटा। तो यहाँ से OB ज्ञात करेंगे तो आएगा OA sec थीटा। OA की जगह R लिखेंगे, OB का मान आ जाएगा R sec थीटा। अब आप देखेंगे हमें PB ज्ञात करना है, तो PB जो है OB में से यदि हम OP को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, PB मिलेगा। तो PB बराबर आ जाएगा OB माइनस OP। OB का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं R sec थीटा, तो OB के स्थान पर हम R sec थीटा लिखेंगे माइनस OP। O से P तक वृत्त की त्रिज्या है जो कि R होगी, OP के स्थान पर हम R लिखेंगे। अब हमें AP की लंबाई, AB की लंबाई और PB की लंबाई ज्ञात हो चुकी है। हम छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा AP धन AB धन PB। तो AP की जगह आप थीटा बटा 180 पाई R लिखेंगे, AB की जगह पर R tan थीटा लिखेंगे और PB की जगह R sec थीटा माइनस R लिखेंगे। इन सब में आप देखेंगे R कॉमन है तो अंदर बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस थीटा अपॉन 180 प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस R की जगह पर 1। यही हमें सिद्ध करना था। अंतिम प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किमी प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 21 किमी जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब मोटर बोट whose speed is 24 किमी पर आवर in still water takes 1 hour more to go 32 किमी upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream। तो हम मान लेंगे, माना स्ट्रीम यानी धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है और हमें दिया गया है बोट की चाल 24 किमी प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात करने के लिए हम बोट की चाल में से धारा की चाल को कम कर लेंगे यानी 24 माइनस x। इसी प्रकार धारा की अनुकूल चाल हो जाएगी 24 प्लस x। कुल दूरी आपको 32 दी गई है। धारा के प्रतिकूल जो समय है वह आ जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल यानी 32 बट्टा 24 ऋण x। इसी प्रकार धारा के अनुकूल जो समय है वह आ जाएगा दूरी बट्टा चाल
अर्थात 32/24 धन x। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है जो प्रतिकूल का समय है वह अनुकूल से 1 घंटा अधिक है, यानी प्रतिकूल का समय ऋण अनुकूल का समय बराबर 1। इन दोनों में हम 32 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/24 ऋण x ऋण 1/24 धन x। अब हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 24 ऋण x इंटू 24 धन x। 24 धन x से 1 को गुणा करेंगे और 24 ऋण x से इधर 1 को गुणा करेंगे तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी x² प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे वो आएंगे x ऋण 8 और x धन 72। यहाँ से हमें दो उत्तर मिलेंगे x बराबर 8 और x बराबर ऋण 72। अब जो चाल है वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हम x बराबर ऋण 72 को रिजेक्ट कर लेंगे तो सही उत्तर होगा x बराबर 8। अतः धारा की चाल बराबर 8 किमी प्रति घंटे। आंसर